हाँ तो बच्चों, जैसा कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, पिछली वीडियो में हम लोगों ने न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर ग्रेविटेशनल फोर्सेस। देखिए कहानी कहां से शुरू होती है। अभी हमने पढ़ा कि 2 पॉइंट मासेस अगर हमारे पास है, 2 पॉइंट मासेस हैं, तो 2 पॉइंट मासेस के लिए हम ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक्ट करेगी उनके बीच में, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो सेंट्रल फोर्स है, म्यूचुअल है, दोनों एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करेंगे। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करती है, पॉइंट मासेस के लिए एप्लीकेबल है। वो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस करेंगे। फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, वो प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की। मान लीजिए अब हमारे पास एक मास डिस्ट्रीब्यूशन है। मास डिस्ट्रीब्यूशन समझना, उसमें बहुत सारे मासेस हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 यहां पर है, एक ऐसे 5 है। इसका मास मान लीजिए m1 है, इसका मास m2 है, इसका मास m3 है, इसका मास m4 है, इसका मास m5 है, और एक हमारे पास मास है कैपिटल M। ठीक है, तो अभी तक तो हमने ये सीखा कि 2 पॉइंट मासेस के बीच में फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, फोर्स की डायरेक्शन क्या है। लेकिन मान लीजिए अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये 5 मासेस का डिस्ट्रीब्यूशन है, अलग अलग पोजीशन पर 5 मासेस है, या n नंबर ऑफ मासेस है, मैंने तो 5 कंसीडर किए, मान लीजिए n नंबर ऑफ मासेस का सिस्टम है, n मासेस का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इससे लगने वाली रिजल्टेंट फोर्स m पर कितनी होगी। मतलब मोर देन 1 मास हो तो एक गिवन मास पर हम फोर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हमको ये तो पता है कि m1 भी इसको अट्रैक्ट करेगा, m2 भी इसको अट्रैक्ट करेगा, m3 भी इसको अट्रैक्ट करेगा, m4 भी इसको अट्रैक्ट करेगा, m5 भी इसको अट्रैक्ट करेगा, है ना। लेकिन एक हमारे दिमाग में ये बात आती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि m1 से कैपिटल M पर जो फोर्स लगेगी वो m2, m3, m4, m5 की वजह से इफेक्टेड हो। भाई पहले अगर ये सिर्फ ये दोनों होते तो हम न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई करके और सिंपल लिख लेते कि फोर्स बिटवीन m1 एंड m कितनी आएगी, g m1 कैपिटल M अपॉन जो भी इनके बीच का सेपरेशन डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। लेकिन बाकी चार्जेस की जो, बाकी मासेस की जो प्रेजेंस है, बाकी मासेस की जो प्रेजेंस है, वो हमारे दिमाग में डाउट क्रिएट कर रही है कि कहीं बाकी मासेस की प्रेजेंस इस पेयर पर के बीच में लगने वाली फोर्स को इफेक्ट तो नहीं करेगी। ठीक है, तो यही आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए, और कि कैपिटल M पर एक डिस्ट्रीब्यूशन से फोर्स कैसे निकालेंगे, मतलब अगर मल्टीपल मासेस प्रेजेंट हो तो एक गिवन ऑब्जर्वेशनल मास पर कैसे फोर्स फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। सबसे पहली बात तो आप ये मान लीजिए, पहला स्टेटमेंट ही कंसीडर कर सकते हैं आप इसको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का, दैट फोर्स एक्टिंग बिटवीन अ पेयर ऑफ मास is independent of presence of other masses। ठीक है, मतलब m1 और कैपिटल M के बीच में लगने वाली फोर्स का पर इनकी प्रेजेंस का कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये एक दूसरे पर अभी भी ठीक वैसे ही फोर्स लगाएंगे जैसे ये तब एक्सर्ट करते हैं जब ये दोनों प्रेजेंट होते हैं, मतलब बाकी मासेस यहां पर नहीं होंगे। तो बाकी मासेस की प्रेजेंस से कोई इफेक्ट नहीं आएगा इस पेयर के बीच में जो म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है उस पर। ना ही m2 से कैपिटल M पे लगने वाली फोर्स पर कोई इफेक्ट होगा बाकी मासेस की प्रेजेंस का। तो हम मतलब अभी भी हर एक मास डिस्ट्रीब्यूशन के हर एक मास से जो फोर्स है कैपिटल M पर वो इंडिपेंडेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं ना, क्योंकि बाकी की प्रेजेंस का कोई इफेक्ट आएगा ही नहीं। इंडिपेंडेंटली हर एक इंडिविजुअल मास से ऑब्जर्वेशनल मास पर फोर्स कैलकुलेट की जा सकती है। तो रिजल्टेंट फोर्स कितनी आएगी कैपिटल M पर, तो द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द ऑब्जर्वेशनल मास जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है जिस पर हमको फोर्स निकालनी है,
will be the resultant of all independent forces exerted by each mass of distribution, by each individual mass of distribution. समझे बच्चों? मतलब हमको क्या करना है, जो भी गिवन मास डिस्ट्रीब्यूशन है उस डिस्ट्रीब्यूशन के हर एक इंडिविजुअल मास से ऑब्जर्वेशनल मास पर, मतलब ऑब्जर्वेशनल मास का मतलब वो है वो मास जिस पर हमको फोर्स कैलकुलेट करनी है, तो हर एक मास से हम इंडिपेंडेंट फोर्स निकालेंगे। इंडिपेंडेंट का मतलब कि बाकी फोर्सेस के प्रेजेंस का कोई इफेक्ट नहीं लेना है, और फिर सभी फोर्सेस का वेक्टर सम कर लेना है। तो जो रिजल्टेंट आएगा उन सभी फोर्सेस का, इंडिविजुअल फोर्सेस का, वो रिजल्टेंट फोर्स आएगी ऑब्जर्वेशनल मास पर। तो मान लीजिए जैसे यहां पर M1 और कैपिटल M के बीच में जो सेंट्रल लाइन है, दिल के सेंटर को ज्वाइन करेगी, वो ये लाइन होगी। तो M1 कैपिटल M पर जो फोर्स लगाएगा, मैं उसको F1 लिख लेता हूं, वो इस डायरेक्शन में आएगी। अच्छा, कैपिटल M भी M1 पर फोर्स लगाएगा, लेकिन वो फोर्स नहीं लेनी है मुझे, है ना। इन एक्शन रिएक्शन फोर्स में से एक ही फोर्स करनी है, क्योंकि मेरा ऑब्जर्वेशन मास कौन सा है, कैपिटल है। मुझको सिर्फ वो फोर्सेस काउंट करनी है यहां पर जो कैपिटल एम पर लग रही है। कैपिटल एम जो बाकी मासेस पे फोर्स लगा रहा है वो हमारे मतलब क्या कहें, इंटरेस्ट की नहीं है, उनको हमको अपने एनालिसिस में इंक्लूड नहीं करना है। आ रही है ना बात समझ में? एम हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हमको सिर्फ वो फोर्सेस रिप्रेजेंट करनी है यहां पर जो एम पर लग रही है। एम बाकी मासेस पे जो फोर्स लगा रहा है वो हमारे इंटरेस्ट की नहीं है, उनको हमको अपने एनालिसिस में इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। और इसी तरह से M3 M पर जो फोर्स लगाएगा वो इस सेंट्रल लाइन के अलॉन्ग आएगी, लेट अस से दैट टू बी F3। M5 जो फोर्स लगाएगा वो इस सेंट्रल लाइन के अलॉन्ग आएगी, लेट अस से दैट टू बी F5। M2 जो फोर्स लगाएगा वो इस सेंट्रल लाइन के अलॉन्ग आएगी, लेट अस से दैट टू बी F2, है ना। M4 जो फोर्स लगाएगा वो इस सेंट्रल लाइन के अलॉन्ग आएगी, लेट अस से दैट टू बी F4 एंड सो। तो हमारी जो रिजल्टेंट फोर्स आएगी ना कैपिटल एम पर, नेट फोर्स, वो आएगी F1, F2, F3, F4, F5 या जितने भी n नंबर ऑफ मासेस हैं, सभी फोर्सेस का, सभी इंडिपेंडेंट फोर्सेस का वेक्टर सम। और ये ध्यान रखना है इसमें, F1 कैलकुलेट करते हुए हमको मास M2, M3, M4, M5, Mn का कोई इफेक्ट नहीं लेना है। M1 कैपिटल M पर अभी भी वैसे ही फोर्स लगाएगा जैसे वो इंडिपेंडेंटली एक्सर्ट करता है जब सिर्फ M1 और M प्रेजेंट है ना। तो मास डिस्ट्रीब्यूशन होने का भी कोई फर्क एक पेयर ऑफ मासेस के बीच में लगने वाली फोर्स पर नहीं आता है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। अब देखिए इस पर बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल्स कैसे कर सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर बेस्ड। तो मान लीजिए हमारे पास 3 इक्वल मासेस हैं जो कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के 3 साइड्स पर अरेंज है। Let us say this vertex to be A, this to be B, this to be C, और ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी हर एक साइड जो है वो A है। ठीक है, हमको पता करना है फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन मास A। देखिए A वाले मास को छोड़कर बाकी 2 मास और है, मास जो कि B वर्टेक्स पे रखा है और C वर्टेक्स पे, है ना। इनके बीच में म्यूचुअल फोर्स लगेगी, इनके बीच में म्यूचुअल फोर्स लगेगी, लेकिन हमको तो सिर्फ वो फोर्सेस देखनी है जो A मास पर लग रही है ना।
ए मास को बाकी के दोनों मासेस अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, मतलब दो फोर्सेस आएंगी ए मास पर। एक फोर्स जो कि बी मास एक्सर्ट करेगा ए पर, एक फोर्स जो कि सी मास एक्सर्ट करेगा ए पर। तो हम इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड और इनकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे ए के लिए, और फिर उससे ही रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम देखें पॉइंट ए पर हम बी से अगर इसको ज्वाइन करें तो यही सेंट्रल लाइन आ जाएगी, द साइड ऑफ दिस ट्रायंगल विल बी द सेंट्रल लाइन। ऐसे ही सी को और ए के सेंटर को ज्वाइन करें तो ये सेंट्रल लाइन आ जाएगी। तो बी ए को इसी सेंट्रल लाइन के अलावा अट्रैक्ट करेगा, ये आ जाएगी हमारी फोर्स एफ बी। सी ए को इसी सेंट्रल लाइन के अलावा अट्रैक्ट करेगा, वो आ जाएगी हमारी फोर्स एफ सी। अच्छा, हालांकि ए भी बी को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, लेकिन वो फोर्स हमको इंक्लूड नहीं करनी है, क्योंकि हमको तो ए पर फोर्स बतानी है, बी पर थोड़ी ना बतानी है कि बी पर कौन सी फोर्स लग रही है, सी पर कौन सी फोर्स लग रही है, वो हमारा एनालिसिस का पार्ट है नहीं। तो हमको सिर्फ वही फोर्सेस लेनी है जो हमारे ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रही है, जो हमारा मास अंडर ऑब्जर्वेशन है उस पर जो फोर्सेस लग रही है। तो उस पर यही दो फोर्स लग रही है, फोर्स बाय बी, अट्रैक्टिव फोर्स बाय बी एंड अट्रैक्टिव फोर्स बाय सी, व्हिच आर एक्टिंग अलोंग द सेंट्रल लाइंस ज्वाइनिंग ए बी एंड ए सी। ठीक है, मैग्नीट्यूड लिखिए फोर्स का। तो फोर्स एक्टिंग ऑन ए, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन ए ड्यू टू बी, ना ड्यू टू बी, एफ बी। तो हम देखिए फोर्स कितनी आएगी, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये फोर्स आएगी जी m1 m2, इनका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, दोनों बराबर मास है तो जी एम स्क्वायर अपॉन सेपरेशन डिस्टेंस का स्क्वायर। अच्छा, सेपरेशन डिस्टेंस जो है वो इतना ही हो गया जितना इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड है, तो जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, अच्छा मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, डायरेक्शन तो मैंने यहां पे इंक्लूड कर ही दी। फिर फोर्स ड्यू टू सी ऑन ए, ये अट्रैक्टिव फोर्स में कितनी आएगी, जी m1 m2 का प्रोडक्ट हो गया m स्क्वायर अपॉन सेपरेशन डिस्टेंस, इनका भी ये हो गया a स्क्वायर। तो हम देखें एफ बी और एफ सी दोनों इक्वल फोर्स आई है, और क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल इनके बीच में कितना आएगा, ये एंगल आएगा 60 डिग्री। देखिए दो तरह से हम लोग इनका वेक्टर सम कर सकते हैं, एक तो पैरेललोग्राम या ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करके, या एक सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, रिजोल्यूशन मेथड से दोनों फोर्सेस के कंपोनेंट करके तब ऐड कर सकते हैं। तो जैसा आप चाहें दोनों ही मेथड से मैं आपको बता देता हूं, दोनों ही मेथड से हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, आप जैसा चाहे वो मेथड यूज कर सकते हैं। तो हम रिजल्टेंट निकालें इन दोनों फोर्सेस का, मान लीजिए बीसी आएगा, एफ बी सी का मॉड, तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अच्छा ये तो हमको दिख ही रहा है, एफ बी और एफ सी का मॉड बराबर है, तो जो कॉमन वैल्यू है लेट से दैट टू बी एफ, मैं मान लेता हूं कि एफ है ये, तो फोर्स आ जाएगी एफ स्क्वायर एफ बी स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर, दोनों का मॉड बराबर है, मान लिया मैंने 2abc तो 2f स्क्वायर और cos थीटा, एंगल कितना है इनके बीच में, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो cos 60। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर और cos 60 विल बी 1/2, तो ये आ जाएगा √3f ना, 2f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर 3f स्क्वायर और स्क्वायर रूट करेंगे तो √3 टाइम्स ऑफ f, √3 टाइम्स ऑफ f का मतलब √3 टाइम्स ऑफ जी एम स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ठीक है, अच्छा क्योंकि दोनों इक्वल फोर्स है तो ये अपने वेक्टर एनालिसिस में पढ़ा था कि अगर दो इक्वल फोर्स का हम रिजल्टेंट लेते हैं तो दो इक्वल फोर्स का रिजल्टेंट हमेशा दोनों फोर्सेस के बीच का जो एंगल है उसके बाइसेक्टर के अलॉन्ग आता है ना, मतलब अगर ये 60 डिग्री है तो जो रिजल्टेंट आएगा वो दोनों फोर्सेस से 30 डिग्री ईच एंगल पर इंक्लाइंड होगा, क्योंकि दोनों फोर्सेस इक्वल है, एफ बी सी इतना है और इस डायरेक्शन के अलॉन्ग है। ये हम जानते हैं कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है इक्विलैटरल ट्रायंगल की, मीडियन या मीडियन ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल, जो कि इस एंगल का बाइसेक्टर भी होती है ना, तो ये फोर्स जो है वो इस मीडियन के अलॉन्ग, फोर्स विल बी अलोंग द मीडियन। तो ये डायरेक्शन भी हमने मार्क कर दिया और मैग्नीट्यूड भी हमने बता दिया है। दूसरा तरीका है वेक्टर रिजोल्यूशन मेथड, वही मैं आपको बता देता हूं। मान जैसे हमारा पॉइंट ये है जो m मास है, इस पर एक फोर्स ये लग रही है F,
इस पर एक फोर्स ये लग रही है F। अगर हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो इससे ये एंगल भी 30 डिग्री आ जाएगा और ये एंगल भी 30 डिग्री आ जाएगा। एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर लेंगे और इस प्लेन में हम इन दोनों फोर्सेस को रिजॉल्व कर लेंगे। ये देखिए, ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में है तो इसके दोनों ही हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों कैसे आएंगे? कैसे आएंगे? दोनों ही नेगेटिव आएंगे। ये माइनस एक्स एक्सिस कह रहा हूं, ये माइनस वाई एक्सिस कह रहा हूं। इसका एक्स कंपोनेंट तो पॉजिटिव आएगा, वाई कंपोनेंट लेकिन इसका भी नेगेटिव आएगा। तो देखिए ये आ जाएगा हमारे पास एफ साइन 30, ये भी आ जाएगा एफ साइन 30 और ये दोनों आ जाएंगे एफ कॉस 30 और एफ कॉस 30। तो देखिए आप नेट एक्स फोर्स निकालोगे, एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ साइन 30 और एफ साइन 30, ये दोनों फोर्सेस इक्वल है और अपोजिट है। अगर इसको पॉजिटिव लिखेंगे तो इसको नेगेटिव लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? एफ साइन 30 1/2 f/2 माइनस f/2 0। एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स तो 0 हो गया, मतलब एक्स एक्सिस के अलावा हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलावा कोई फोर्स नहीं है। वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स वाई एक्सिस के अलावा कितनी फोर्स आएगी वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एफ कॉस 30 प्लस एफ कॉस 30 दोनों ही डाउनवर्ड है, तो इसको मैं ऐड कर लूं। एफ कॉस 30 डाउनवर्ड फोर्स को पॉजिटिव ले लेता हूं। कॉस 30 होता है √3/2, तो √3/2 है प्लस √3/2 है, ये आ जाएगा हमारे पास √3f। √3f का मतलब √3gm स्क्वायर बाय ac, वही है। और डायरेक्शन भी आप देख रहे हैं अलोंग दी वर्टिकल, जो इन दोनों फोर्सेस के बाइसेक्टर के अलोंग डायरेक्टेड है ना, तो वही डायरेक्शन है। तो इस तरह से चाहे तो हम पैरेललोग्राम में पैरेलल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करके रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, चाहे तो हम रिजोल्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं ना। तो ये हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर बेस्ड क्वेश्चन किया बच्चों। यहां पर हमने एक गिवन मास पर फोर्स कैलकुलेट की है बाय 2 अदर मासेस प्रेजेंट इन इट्स विसिनिटी। उसके आसपास में रखे 2 और अलग मासेस से उस पर फोर्स कितनी आएगी रिजल्ट, ठीक है। चलिए इसी तरह का और एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलिए हमारे पास 2 मास है। क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए हमारे पास 2 मास है, एक है कैपिटल M और एक कैपिटल 3 है, 3 कैपिटल है ना, ये इससे 3 टाइम्स कैरियर है। एक और मास है स्मॉल m, उसको हमको यहां कहीं रखना है इनके आसपास इस तरह से कि वो इक्विलिब्रियम में रहे, उस पर नेट फोर्स कितनी आए? 0 आए, वो इक्विलिब्रियम में रहे, ठीक है। आधी बात समझ में? हमको एक और मास स्मॉल m यहां कहीं पर इन दोनों चार्जेस के दोनों मासेस के आसपास में रखना है, जिससे कि उस थर्ड मास पर स्मॉल m पर नेट फोर्स 0 आए, वो इक्विलिब्रियम में हो। ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हम एनालाइज करें कि अगर हम मास को यहां पर रखते हैं, स्मॉल m को यहां नहीं रखते हैं, तो इस स्मॉल m पर 2 फोर्स लगेंगे, एक तो ये लगाएगा, एक ये लगाएगा। लेट अस से दिस टू बी A, दिस टू बी B। तो पॉइंट A से लगेगी, पॉइंट B से लगेगी। पॉइंट A से जो फोर्स लगेगी वो इस लाइन के अलोंग आएगी, पॉइंट B से जो फोर्स लगेगी वो इस सेंट्रल लाइन के अलोंग आएगी, है ना। फोर्स सेंट्रल फोर्स होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, so it always acts along the line joining the center of 2 masses। तो इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट तो कभी 0 होगा नहीं। हम जानते हैं 2 वेक्टर्स का रिजल्टेंट, मतलब 2 फोर्सेस का रिजल्टेंट तभी 0 हो सकता है जब दोनों फोर्सेस जो है वो एक ही लाइन के अलोंग एक्ट करें, दोनों ही फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन सेम आए और दोनों फोर्सेस बराबर हो, इक्वल एंड अपोजिट होनी चाहिए, तभी उनका रिजल्टेंट सम 0 हो सकता है। तो इस m मास पर ये 2 मास फोर्स लगेंगे, तो ये इक्विलिब्रियम में तभी हो सकता है जब इस पर लगने वाली फोर्स इन दोनों मासेस से एक ही लाइन के अलाउंग एक्ट करे। समझ रहे ना, दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन सेम आनी चाहिए,
और दोनों फोर्सेस अपोजिट होनी चाहिए और बराबर होनी चाहिए। तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। तो देखिए यहां पे रखिए, यहां पे रख लीजिए, यहां पे रख लीजिए, यहां पे रख लीजिए, कहीं भी आप देखेंगे दोनों की लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं आएगी। तो ये तो पोजीशन सही नहीं जहां पर हम इसको रख सकते हैं। तो देखिए दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन सेम आए, एक ही लाइन के अलावा एक्ट करें दोनों फोर्सेस, वो तभी हो सकता है जब हम स्मॉल एम को इस लाइन के अलाउ रखें। ये जो AB लाइन है, इस AB लाइन के अलाउ कहीं रखें। मान लो यहां पे रखते हैं, यहां पे रखते हैं स्मॉल एम, तो 3M क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये कैपिटल M भी क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और दोनों की जो सेंट्रल लाइन है इसको यहां से ज्वाइन करेंगे, तो देखिए सेंट्रल लाइन भी सेम आएगा। तो ये है कि इस लाइन के अलावा हम कहीं रख सकते हैं, इस लाइन के अलावा हम कहीं भी रखेंगे तो इस स्मॉल एम पर लगने वाली दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन सेम होगी, एक ही लाइन के अलावा एक्ट करेंगे, है ना। लेकिन परेशानी है जैसे मैंने यहां पे रखा, यहां पे इधर कहीं भी रखोगे आप तो दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में आएंगे। अब अगर लाइन ऑफ एक्शन सेम है लेकिन एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रही है तो भी उनका रिजल्टेंट जीरो नहीं हो सकता है। रिजल्टेंट जीरो होने के लिए दे मस्ट एक्ट अपोजिट टू ईच अदर। तो यहां से यहां तक तो हम कहीं भी रखेंगे इस लाइन के अलावा रिजल्टेंट जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि 3M और M से लगने वाली फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में है। तो इधर रख के देखें, अच्छा इधर भी यही कहानी है, क्योंकि M भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, 3M भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो लाइन ऑफ एक्शन तो सेम आ जाएगी, लेकिन वही सेम कहानी रहेगी, यहां भी सेम प्रॉब्लम रहेगी कि भाई M और 3M दोनों से लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन जो है वो सेम आ रही है। बोथ फोर्सेस आर एक्टिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन, तो क्या करें, तो हमारे पास सिर्फ ये पोजीशन, ये रीजन बचता है A और B के बीच में। A और B के बीच में हम रखें कहीं पर देखें तो M इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, 3M इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। सेंट्रल लाइन भी दोनों की एक ही लाइन के अलावा आ रही है, मतलब यहां पर दोनों फोर्सेस A और B के बीच में रखने पर दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में आ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हम इस स्मॉल m मास को कहां पे रखेंगे, ये जो दोनों मासेस कैपिटल M और 3M को आपस में जो लाइन ज्वाइन कर रही है, जो इनके सेंटर्स को ज्वाइन कर रही है, उस सेंट्रल लाइन पर हम कहीं पर रख सकते हैं। उससे क्या होगा, दोनों मासेस से लगने वाली फोर्सेस जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएंगी। अब हमको पोजीशन ऐसे लेनी है, मतलब डिस्टेंस इस तरह से लेना है कि फोर्सेस बराबर हो रहा है, इक्वल आएंगे तभी उनका वेक्टर सम जीरो हो सकता है। FA और FB इक्वल और होनी चाहिए तभी इनका वेक्टर सम जीरो हो सकता है। तो मान लो इनके बीच का सेपरेशन डिस्टेंस हमको गिवन है, लेट अस से द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन देम इज D। तो मान लेते हैं M मास से कितने डिस्टेंस पर हमने रखा है इसको, X डिस्टेंस पर। लेट अस से स्मॉल m is placed at distance X from mass M। तो 3M से डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका, D माइनस X, है ना। अब हम चाहते हैं कि अगर M इक्विलिब्रियम में रहे तो ये दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर आना चाहिए, तो हम दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड को इक्वेट करेंगे, वहां से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। देखिए कितनी आएगी, तो सबसे पहले तो ये लिख सकते हैं फॉर M टू बी इन इक्विलिब्रियम it must be placed in between A and B on the line joining them। ठीक है। फर्दर for small m to be in equilibrium, the magnitude of force Fa must be equal to the magnitude of force F। तो हम इसको इक्वेट करें तो Fa A से लगने वाली फोर्स M पर कितनी आएगी, G कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन x स्क्वायर ना, ये डिस्टेंस x है, इससे कितनी फोर्स लगेगी, तो G 3 इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन D माइनस x का होल स्क्वायर। और ये दोनों को इक्वेट करें, दोनों बराबर आएंगी, बराबर होंगी,
अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर ही रही है, तो इनका रिजल्टेंट 0 हो सकता है। तो इस कैपिटल एम स्मॉल एम ये तो टर्म एलिमिनेट हो जाएगी, जी भी एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा 3x² इक्वल्स टू डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो डी स्क्वायर प्लस x² माइनस 2dx, या एक काम करते हैं इसको डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर ही लिखा लेते हैं और स्क्वायर रूट कर लेते हैं दोनों तरफ। ये आ जाएगा √3x इक्वल्स टू डी माइनस एक्स। हाँ, x वाली टर्म को एक साथ लिख लें तो d इक्वल्स टू x कॉमन आ जाएगा √3 प्लस 1 बच्चों। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, d बाय √3 प्लस 1। तो कैपिटल M से कितने डिस्टेंस पर, d बाय √3 प्लस 1 डिस्टेंस पर अगर हम स्मॉल m मास को रखते हैं तो कैपिटल M से और स्मॉल m 3m कैपिटल 3m से लगने वाली जो फोर्स आएगी स्मॉल m पर वो बराबर होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी और स्मॉल m जो है वो इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है बच्चों, ओके।